हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर पीएससी। आज के वीडियो में हम 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट देखेंगे, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1786 का अधिनियम, 1793 का अधिनियम, 1813 का अधिनियम और 1833 का चार्टर एक्ट है, उसको हम लोग देखेंगे। तो चलिए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट देखेंगे। एक्ट ऑफ सेटलमेंट क्यों लाया गया था? क्या हुआ कि जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था, 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसमें कुछ कमियां थी। क्या थी? कुछ कमियां थी। उन्हीं कमियों को दूर करने के लिए 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया था। तो एक तरह से यह जो है एक संशोधात्मक क्या था कि एक्ट था, जो कि संशोधन करने के लिए लाया गया था। किसमें संशोधन करने के लिए? तो जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था उनकी कमियों को दूर करने के लिए आया था। ठीक है, इसके तहत किया क्या गया, तो आइए देखते हैं कि 1781 के तहत कौन सी कमियों को दूर किया गया। तो इसके तहत कलकत्ता की जो सरकार थी उसको बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का अधिकार दे दिया गया था। आपने देखा था कि 1773 का जो एक्ट आया था उसमें जो बंगाल का गवर्नर था उसका नाम बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया था और मद्रास और बंबई को उसके अधीन कर दिया गया था। लेकिन अब क्या किया गया कि जो बंगाल के साथ साथ बिहार और उड़ीसा के लिए भी यहाँ पे कानून बनाने का अधिकार दे दी गई थी। किसको? कलकत्ता की सरकार को। 1781 का एक्ट जो है वो गवर्नर जनरल जो इन काउंसिल का गठन हुआ है, गवर्नर जनरल इन काउंसिल का, उसको सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता से क्या कर दिया? मुक्त कर दिया और कहा कि आप जो है कि स्वतंत्र रूप से कार्य करें, आपके लिए जो सर्वोच्च न्यायालय स्थापित हुआ है वो नहीं काम करेगा, यानी कि आप उसके अधीन कार्य नहीं करेंगे। तो इस तरह से 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट आपने देखा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट देखते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट दरअसल है, यहाँ पे ये मिसप्रिंट हो गया है और यहाँ पे पिट्स इंडिया एक्ट होना चाहिए। ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे उनके समय आया था, जिनका नाम क्या था? तो लॉर्ड पिट्स था और इन्हीं के नाम पर इस एक्ट का भी नाम पड़ा है। ये क्या था कि कंपनी के मामलों पर जो ब्रिटिश संसद है, ब्रिटिश सरकार है, उसका यह प्रथम नियंत्रण था। भारत में अधिगृहित कंपनी की जमीन पर अब ब्रिटिश सत्ता का अधिकार हो गया। इस अधिनियम के द्वारा जो कंपनी के द्वारा भारत में भूमि अधिगृहित की गई थी, अब उस पर अधिकार किसका हो गया? तो ब्रिटिश सत्ता का हो गया। 1784 के एक्ट द्वारा कंपनी के कार्यों का क्या कर दिया गया? विभाजन कर दिया गया और व्यापारिक कार्य अलग कर दिया गया और प्रशासनिक कार्य अलग कर दिया गया। अब बताइए कि व्यापारिक कार्य किसको दिया जाएगा? व्यापारिक कार्य तो दे दिया जाएगा जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे, यानी कि जो 24 सदस्यों का एक बोर्ड बना हुआ था उसके पास व्यापारिक अधिकार दे दिया गया। और जो प्रशासनिक कार्य था, इस कार्य के लिए, यानी कि ये जो कार्य था इसके लिए क्या किया गया? इस कार्य को देने के लिए ब्रिटिश सरकार ने अपने पास इसको रखा और क्या किया कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जिसके पास व्यापारिक अधिकार है उस पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए क्या किया कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन कर दिया और ये प्रशासनिक जो कार्य है ये इसी बोर्ड ऑफ कंट्रोल को दे दिया गया। तो आगे देखते हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल के बारे में, आइए समझ लेते हैं। बोर्ड ऑफ कंट्रोल में कुल 6 सदस्य होते थे। एक तो यहाँ पे राज्य सचिव होता था जो कि इसका अध्यक्ष होता था। क्या होता था? अध्यक्ष होता था राज्य सचिव। राज्य सचिव क्या था कि भारत के लिए बनाया गया एक सचिव था। उसके बाद यहाँ पे 4 प्रीवी काउंसिल के सदस्य होते थे और एक चांसलर ऑफ एक्सचेकर होता था। चांसलर ऑफ एक्सचेकर होता था। इस तरह से आप देखते हैं कि 6 सदस्य बोर्ड ऑफ कंट्रोल में शामिल हुए और इनका काम क्या था? तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का जो 24 सदस्य ही था उसको क्या करना था? यह नियंत्रण करना था। इसको कौन सा अधिकार दिया गया? तो इसको प्रशासनिक अधिकार दिया गया। प्रशासनिक अधिकार दे दिया गया। अब इन सदस्यों की नियुक्ति कौन करता था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल में इन सदस्यों की नियुक्ति जो करता था वो ब्रिटिश सरकार के द्वारा किया जाता था। ठीक है, इसलिए क्या होते थे कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के या बोर्ड ऑफ नियंत्रक मंडल के जो सदस्य थे वो क्या होते थे कि ब्रिटिश सरकार के प्रति उत्तरदायी होते थे। इसकी अध्यक्षता कौन करता था? तो राज्य सचिव करते थे। इस प्रकार 1774 के एक्ट के द्वारा भारत स्थित कंपनी के आप देख रहे हैं कि 2 प्रशासक हो गए। एक प्रशासक वो जो व्यापारिक अधिकार देखेगा और दूसरा प्रशासक वो जो कि प्रशासनिक कार्य है उसको देखेगा। व्यापारिक कार्य कौन देखेगा? तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर देखेंगे और जो प्रशासनिक कार्य है वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखेंगे। सैन्य मामला हो गया या राजस्व हो गया या फिर कोई भी सिविल मामला हो गया, इन कार्यों के लिए जो गवर्नर जनरल होता था उसको राज्य सचिव से अनुमति लेनी पड़ती थी। अर्थात आप देख रहे हैं कि जो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट है वो गवर्नर जनरल की शक्ति को आकर सीमित कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि कोई भी अगर सैन्य मामला हो रहा है
कोई भी राजस्व से संबंधित मामला आ रहा है या कोई भी सिविल से संबंधित मामला आ रहा है, तो अब गवर्नर जनरल खुद उस पर निर्णय नहीं लेगा, बल्कि वह राज्य सचिव से क्या करेगा, अनुमति लेगा। ठीक है। इसके बाद क्या किया गया कि 1784 के अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी परिषद थी, उस सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दिया गया। अब गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी परिषद बनाई गई थी 1773 के अधिनियम में, उसमें अब 3 ही सदस्य रहेंगे। एक तो गवर्नर जनरल रहेगा और 3 अन्य सदस्य रहेंगे। लेकिन अगर बात करते हैं मत बराबर होने की स्थिति में क्या किया जाएगा भाई, तो मत बराबर होने की स्थिति में अब जो गवर्नर जनरल था उसको निर्णायक मत देने का अधिकार नहीं है, अब किसको है, तो राज्य सचिव को है। आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे राज्य सचिव की शक्तियों को बढ़ाया जा रहा है। नोट क्या है कि 1784 से 1786 तक आप देखते हैं कि गवर्नर जनरल की शक्तियों में लगातार कमी की गई और राज्य सचिव की शक्तियों में वृद्धि हो रही है। यही कारण है कि इस समय कोई भी गवर्नर जनरल भारत नहीं आना चाह रहा था। क्यों आएगा भाई, क्योंकि कुछ भी उससे करना है तो वो राज्य सचिव से पूछ कर करेगा, तो फिर क्यों वो भारत आना चाहेगा। इसलिए 1784 में पहली बार भारत के मामले से ब्रिटिश सरकार क्या हो गई, गिर गई। तो आइए 1786 का अधिनियम आप देखते हैं। आपने देखा है कि 1784 से लेकर के 1786 तक के काल में आप देखते हैं कि जो गवर्नर जनरल था उसकी शक्तियों में क्या की गई है, तो कटौती की गई है। लेकिन वहीं जो राज्य सचिव होता था, राज्य सचिव के शक्तियों में क्या की गई, वृद्धि की गई। ठीक है। तो आपने देखा ही है कि अब इस समय तक कोई भी गवर्नर जनरल के रूप में भारत में आना नहीं चाह रहा है। तो 1784 का अधिनियम लाया गया और गवर्नर जनरल की शक्तियों में क्या की गई, वृद्धि की गई। और वृद्धि करके किया क्या गया कि जो तीनों सेनाओं था उसका इसे सर्वोच्च कमांडर बना दिया गया। किसे, गवर्नर जनरल को तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर बना दिया गया। इस प्रकार सभी सैन्य मामला अब गवर्नर जनरल के हाथों में आ गया, तो बल्ले बल्ले हो गया। गवर्नर जनरल विशेष परिस्थितियों में क्या कर सकता था, तो कार्यकारिणी जो परिषद थी, यानी कि जो उसके सहयोग देने के लिए जो परिषद बनाया गया था, उसके निर्णय को अब क्या कर सकता था, तो रद्द कर सकता था और निषेध भी कर सकता था। अर्थात उसके पास अब देखते हैं कि वीटो शक्ति पुनः मिल गई है। एक तो उसके सैन्य संबंधित अधिकार दिया गया और उसके पास वीटो शक्ति दिया गया। ये सब अधिकार मिलने के साथ लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत में गवर्नर जनरल बनकर आया और इसने क्या क्या किया, आइए आगे हम लोग देखते हैं। इस अधिनियम ने तो भारत के संविधान निर्माण में कोई बहुत ज्यादा भूमिका नहीं निभाती है और ना ही जो है कि क्या करती है कि कंपनी को मजबूत करती है। आइए देखते हैं कि इस अधिनियम के द्वारा किया क्या गया। तो इस अधिनियम के माध्यम से जो नियंत्रक मंडल बनाया गया था उसके सदस्यों का वेतन अब कहा गया कि ये भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। ठीक है, ये कहां से दिया जाएगा भाई, तो भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। इससे पहले वह कहां से अपनी वेतन लेते थे, तो वो संसद के सदस्य के रूप में ब्रिटेन से लेते थे, जो कि अंग्रेजी राजस्व से दिया जाता था। सभी कानूनों और नियमों की व्याख्या जो अब रीति रिवाज के द्वारा होता था, अब रीति रिवाज से नहीं होगा। अब इन सभी नियमों की व्याख्या कौन करेगा, तो न्यायालय के द्वारा किया जाएगा। इसके द्वारा किया क्या गया कि इसके द्वारा बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त की स्थापना कर दी जाती है और इसने कंपनी के कार्य करने के लिए पहली बार कंपनी की अवधि को फिर से 20 वर्ष तक बढ़ा देता है। यानी कि 20 वर्ष के लिए क्या किया कि कंपनी के अधिकार को बढ़ा दिया गया। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अब आ जाता है सीधे 20 साल बाद 1813 का अधिनियम। 1813 के अधिनियम में क्या किया क्या गया कि कंपनी का जो अधिकार पत्र था उसको अगले 20 वर्षों के लिए पुनः बढ़ा दिया गया और कंपनी के जो व्यापारिक एकाधिकार था, एकाधिकार का मतलब कि केवल और केवल एक ही कंपनी जिसको अधिकार दिया गया वो कार्य करेगी, उसके एकाधिकार को क्या किया गया, समाप्त किया गया। लेकिन पूरी तरीके से यह एकाधिकार समाप्त नहीं किया गया था। चाय का एकाधिकार बना रहा और चीन के साथ व्यापार करने का एकाधिकार बना रहा। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो कंपनी का एकाधिकार खत्म किया गया है वह अंशतः खत्म किया गया है। भारतीयों के शिक्षा पर कहा गया कि 1 लाख रुपए प्रति वर्ष खर्च किया जाएगा। 1813 की अधिनियम में कहा गया है कि भारतीयों के शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च किया जाएगा। इसी प्रकार ईसाई मिशनरियों को लाइसेंस देकर कहा गया कि आप जो है कि धर्म प्रचार कर सकते हैं, लेकिन आपको क्या लेना पड़ेगा, लाइसेंस लेना पड़ेगा। बिना लाइसेंस का आप धर्म प्रचार नहीं कर सकते। इसके द्वारा कलकत्ता, बंबई, मद्रास प्रेसिडेंसी के द्वारा जो विधि बनाई गई है वो ब्रिटिश सम्राट से अनुमोदन अनिवार्य कर दिया गया। यानी कि कलकत्ता अगर कोई नियम बना रहा है, मुंबई प्रेसिडेंसी कोई नियम बना रही है या फिर मद्रास प्रेसिडेंसी कोई नियम बना रही है, तो उस नियम का, उस विधि का अनुमोदन किसके द्वारा किया जाना चाहिए, तो ब्रिटिश सम्राट के द्वारा किया जाना चाहिए। इसी प्रकार आप देखेंगे कि 6वां प्रावधान जो किया गया वह यह किया गया कि कंपनी के जो गवर्नर जनरल थे,
या फिर जो गवर्नर होते थे या सेनापति होते थे, इनकी भारत में जब कंपनी द्वारा नियुक्ति की जाएगी तो इसकी स्वीकृति कौन देगा? तो ब्रिटिश सम्राट देगा। यानी कंपनी अपने मन से क्या करेगी? किसी को भी नियुक्त नहीं कर देगी। आगे हम देखते हैं, इसके फिर 20 साल बाद 1833 का चार्टर्ड एक्ट आता है। अब चार्टर्ड एक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखिए कैसे है। तो यहाँ पे पहला प्रावधान क्या था कि बंगाल का जो गवर्नर जनरल है, अब वो क्या हो गया? तो संपूर्ण भारत का गवर्नर बन गया। अब तक जो व्यक्ति केवल और केवल इस बंगाल में शासन करता था, अब वो क्या हो गया? पूरे भारत का गवर्नर बन जाता है। अर्थात कंपनी का शासन संपूर्ण भारत पर लागू हो गया। अगर हम बात करें कि पहला भारत का गवर्नर जनरल कौन बना या भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बनता है, तो विलियम बेंटिक बनता है। बेंटिक कौन बनता है? बेंटिक बनता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो व्यक्ति बंगाल का गवर्नर जनरल था, वही 1833 का जो अधिनियम आया, उसके द्वारा यह भारत का गवर्नर जनरल बन गया। अतः प्रश्न पूछेगा कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो आप बताएंगे कि विलियम बेंटिक था। इस प्रकार भारत का केंद्रीकरण हो जाता है। भारत का क्या हो रहा है? केंद्रीकरण हो रहा है। और किस अधिनियम के द्वारा हो रहा है? तो 1833 के अधिनियम के द्वारा हो रहा है। कंपनी का जो व्यापारिक एक अधिकार था, जो अंशतः खत्म किया गया था, अब उसको पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। यानी कि जो चीन के साथ एक अधिकार था, उसको खत्म कर दिया गया। जो चाय का व्यापार करने का एक अधिकार था, उसको भी खत्म कर दिया गया। तो अंशतः एक अधिकार 1813 के अधिनियम में, और पूर्णतः जो किया गया वो 1833 के अधिनियम के द्वारा किया गया। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में एक और सदस्य को जोड़ दिया गया। जो गवर्नर जनरल का जो कार्यकारिणी परिषद जो 4 सदस्यीय बनाया गया था 1773 में, उसमें से एक को कम करके 3 कर दिया गया था, लेकिन पुनः फिर एक 4 को क्या कर दिया गया? जोड़ दिया गया। और ये जो चौथा सदस्य बना था, वो लॉर्ड मैकाले बना था। कौन बना था भाई? लॉर्ड मैकाले बना था। लॉर्ड मैकाले के कहने पर ही सभी विधियों का क्या किया गया? तो संहिताकरण किया गया, यानी सभी विधियों को एक जगह इकट्ठा किया गया। इस समय लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में एक प्रथम विधि आयोग का गठन कर दिया गया, और विधि आयोग का गठन करने के बाद बहुत सारे कानून की क्या की गई? संहिता की गई, यानी कि उनका संहिताकरण किया गया। आइए अगला प्रावधान देखते हैं कि बंबई, मद्रास एवं कलकत्ता से विधि बनाने का अधिकार क्या कर लिया गया? छीन लिया गया। यानी कि अब बंबई, मद्रास और कलकत्ता विधि नहीं बना सकते हैं। अब पूरे भारत के लिए विधि निर्माण गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारिणी परिषद के द्वारा किया जाएगा। वहीं चार्टर एक्ट 1833 ने सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का क्या कर दिया? आयोजन शुरू कर दिया। इसमें कहा गया कि कंपनी में भारतीयों को किसी पद, कार्यालय और रोजगार को हासिल करने से वंचित नहीं किया जाएगा। 1833 का जब अधिनियम आया तो उसमें कहा गया कि भाई देखो, जो सिविल सेवक है उसमें भारतीय क्या कर सकते हैं? भाग ले सकते हैं। और कंपनी में भारतीयों को किसी भी पद में, कार्यालय में या रोजगार में जो कि शामिल होने का या हासिल करने से हम वंचित नहीं कर सकते हैं, उन्हें शामिल कर सकते हैं। हालांकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्या कर दिया कि ये जो प्रावधान था 5वां, यानी कि सिविल सेवक और कंपनी में भारतीयों को शामिल करने का, इससे कोर्ट ऑफ जो डायरेक्टर था वो क्या कर दिया? जो 24 सदस्यों का थे, 24 सदस्यों का जो बना हुआ था, उसने क्या किया कि इसका विरोध किया, और विरोध करने के कारण जो ये 5वां प्रावधान था इसको बाद में समाप्त कर दिया जाता है। वहीं 6ठा प्रावधान कहता है कि भारत में दास प्रथा का क्या किया जाएगा? तो उन्मूलन किया जाएगा। हालांकि पूर्ण रूप से दास प्रथा का अंत आप देखते हैं कि 1843 में जाकर किया जाता है। 1833 का अधिनियम ही कहता है कि दास प्रथा का उन्मूलन किया जाएगा। 7वां प्रावधान यह था कि ब्रिटिशर्स को भारत में भूमि खरीदने और बसने की अनुमति दी गई। यानी कह दिया कि अब ब्रिटिशर जो है वो भारत में क्या कर सकते हैं? भाई भूमि को खरीद सकते हैं और यहाँ पे घर द्वार बना के अपना रह सकते हैं। नोट देख लेते हैं। तो संविधान निर्माण के प्रथम संकेत 1833 के अधिनियम से आपको देखने को मिलते हैं। चूंकि कंपनी का जो व्यापारिक एक अधिकार था 1833 के अधिनियम के द्वारा खत्म कर दिया जाता है, अतः कंपनी का जो ऋण था अब वो पूरी तरीके से किस पर सौंप दिया गया? तो भारत पे सौंप दिया जाता है। आइए 1853 का चार्टर्ड एक्ट के बारे में पढ़ते हैं। 1793 से 1853 के दौरान हुआ क्या कि ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित किया गया चार्टर्ड अधिनियम की श्रृंखला में यह क्या है कि एक अंतिम अधिनियम है। संविधान विकास की दृष्टि से यह एक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण अधिनियम था। गवर्नर जनरल के विधायी और प्रशासनिक कार्यों का विभाजन कर दिया गया, यानी कि जो गवर्नर जनरल था उससे जो विधायी कार्य था उसको अलग किया गया और जो प्रशासनिक कार्य है उसको अलग किया गया। विधायी कार्यों के लिए किया क्या गया कि 12 सदस्यों का एक विधान परिषद का गठन कर दिया गया। यानी कि जो अब तक गवर्नर जनरल ही कानून बनाता था, उस अधिकार को गवर्नर जनरल से क्या कर दिया गया? थोड़ा सा अलग करके और 12 सदस्यों का एक विधान परिषद का गठन कर दिया गया, जो कि पूरे भारत के लिए विधि का निर्माण करेगा। इसमें 12 सदस्यों में से प्रत्येक क्षेत्र से लोग आएंगे।
अर्थात यह जो है यह क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का विकास कर रहा है। कह रहा है कि ये 12 सदस्य कौन होंगे, तो जिन 12 क्षेत्रों के लिए कानून बनाया जाएगा वहां के ये प्रतिनिधि होंगे। क्या होंगे? प्रतिनिधि होंगे। इस प्रकार आप देखते हैं कि यहाँ पे आधुनिक विधायिका की नींव रखी गई है, यानी कि 1853 के अधिनियम से आधुनिक विधायिका की नींव रखी जाती है। अगला जो प्रावधान यह किया गया कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे उनके सदस्यों की संख्या 24 से घटाकर क्या कर दिया गया? 18 कर दिया गया, और 6 सदस्यों को ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा मनोनीत करना अनिवार्य कर दिया गया। यानी कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के जो 24 सदस्य उनको घटाकर कितना कर दिया गया? 18, और 6 सदस्यों को कहा गया कि इसमें से 6 सदस्य ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा मनोनीत किए जाएंगे, यानी कि वो जिनको चाहेगा उनको रख सकता है। 1853 का जो चार्टर एक्ट है वो सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता व्यवस्था का शुभारंभ कर देता है। 1853 का जो चार्टर एक्ट है वो क्या करता है? आप देखते हैं कि जो सिविल सेवक हैं उनकी भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का क्या कर दिया? व्यवस्था कर दिया। बंगाल के लिए एक पृथक लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल की नियुक्ति कर देता है 1853, और गवर्नर जनरल की जो परिषद होती है उसमें एक विधि सदस्य को पूर्व सदस्य बना दिया गया। यानी कि अब कहा गया कि अब जो गवर्नर जनरल के परिषद में एक सदस्य होगा वो क्या होगा? कि विधि का जानकार होगा, और यह परिषद का कैसा होगा? तो पूर्व सदस्य माना जाएगा। आइए 1773 से लेके 1853 तक के जो जितने हम कॉन्सेप्ट समझे हैं उससे संबंधित जो वन लाइनर क्वेश्चन है, एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो फैक्ट है, एक बार उसे बहुत क्विकली देख लेते हैं या बहुत ही फास्ट रूप से हम लोग देख लेते हैं। तो पहली बार गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पद हेतु प्रावधान किया गया तो रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 के द्वारा। रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना हुई तो 1774 में। भारत में सर्वप्रथम उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 के द्वारा। और कब हुई थी? तो 1774 में। हालांकि प्रावधान कब किया गया था? तो 1773 के अधिनियम में, और स्थापना कब हुई थी? तो 1774 में की गई। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिल गया? तो 1786 के अधिनियम के द्वारा मिल गया। अधिनियम जिसके तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसले को रद्द करने का अधिकार मिला तो 1786 का। आगे बढ़ते हैं कि भारतीय संविधान में ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकार समाप्त किया गया। कह रहा है कि भारतीय व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकार को कब समाप्त किया गया था? तो 1813 में किया गया था। लोक सेवाओं की परीक्षा इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ कराने की संस्कृति कब की गई थी? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के द्वारा किया गया था। नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांततः स्वीकार किया गया 1853 में। पहली बार भारत में एक क्रियाशील विधान परिषद का सृजन किया गया चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना जिस अधिनियम के अंतर्गत की गई वो है पिट्स इंडिया अधिनियम 1784। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक एकाधिकार को खो दिया 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। आंग्ल भारतीय विधि संहिताओं के निर्माण एवं विकास की नींव कहां से प्रारंभ होती है? तो 1600 ईस्वी के चार्टर एक्ट से प्रारंभ होती है। गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग के 4 सदस्यीय परिषद में पार्षद कौन से थे? तो एक तो फिलिप फ्रांसिस थे, दूसरा क्लेवरिंग थे, तीसरा मानसन थे और चौथा वारवेल थे। गवर्नर जनरल तथा उसकी परिषद किसके प्रति उत्तरदायी थी? गवर्नर जनरल और उसकी परिषद जो थी वो इंग्लैंड में स्थित जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते थे उनके प्रति यह उत्तरदायी होती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रबंधक शक्ति किसमें निहित थी? तो गवर्नर जनरल उसकी परिषद में निहित थी। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत गठित उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश सदस्य थे तथा मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो 4 सदस्य थे और एजिला एमपे क्या थे? वो मुख्य सदस्य थे। ईस्ट इंडिया कंपनी पर संसदीय नियंत्रण का प्रथम प्रयास किस अधिनियम द्वारा किया गया? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। किस एक्ट के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता से गवर्नर जनरल इन काउंसिल को मुक्त कर दिया गया? तो 1781 के सेटलमेंट एक्ट के द्वारा किया गया। सर्वोच्च न्यायालय की राजस्व अधिकारिता को किस एक्ट द्वारा समाप्त किया गया? तो 1781 के सेटलमेंट एक्ट से। सर्वप्रथम किस गवर्नर जनरल को तथा किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल तथा मुख्य सेनापति दोनों की शक्तियां प्रदान की गई थी? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को किया गया था और 1786 के अधिनियम के द्वारा किया गया था। किस अधिनियम द्वारा कंपनी के व्यापारिक एवं राजनीतिक कार्यों को एक दूसरे से पृथक कर दिया गया? तो 1784 के द्वारा किया गया था। कंपनी के कर्मचारियों पर उपहार लेने पर प्रतिबंध कब लगाया गया? तो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट पर। नियंत्रण मंडल के सदस्यों को भारतीय राजस्व से वेतन देने का प्रावधान किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो 1793 के अधिनियम के द्वारा किया गया था। ईसाई मशीनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति किस राजलेख द्वारा प्रदान किया गया? तो 1813 में कहा गया कि आप लाइसेंस लेकर धर्म प्रचार कर सकते हैं। भारत में आकर बसने तथा व्यापार करने के लिए आने वाले अंग्रेजों को लाइसेंस लेना किस चार्टर एक्ट द्वारा अनिवार्य कर दिया गया था? तो 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा।
ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार को किस अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया? तो 1833 के राजलेख द्वारा। अंग्रेजों को किस अधिनियम के तहत बिना लाइसेंस भारत आने जाने बसने व्यापार करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई? तो 1833 के अधिनियम के द्वारा। सर्वप्रथम भारत में शासन के केंद्रीकरण का प्रयास किस अधिनियम में दिखाई देता है? तो 1833 के राजलेख में। दास प्रथा को गैर कानूनी किस अधिनियम के द्वारा घोषित किया गया? तो 1833 के अधिनियम के द्वारा किया गया था, लेकिन यह जाकर 1843 में इस पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई। तो आज के वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।